तो स्टूडेंट्स अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, ठीक है। ई बिजनेस के बेनिफिट्स क्या हैं? पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि ई बिजनेस क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि ई बिजनेस, जब भी हम कोई बिजनेस विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं सामान को खरीदने के लिए, बेचने के लिए, तो उसको हम लोग ई बिजनेस कहते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि ई बिजनेस के बेनिफिट क्या है, मतलब इसके फायदे क्या है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे, सबसे पहला है ईज ऑफ फॉर्मेशन। अगर आप देखो ना, ई बिजनेस को फॉर्म करना बहुत आसान है, आप आसानी से स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर आपको ई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता है। आप आसानी से कम पैसे लगा के भी आप ई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके लिए बेसिकली आपको एक वेबसाइट चाहिए होती है, और वेबसाइट बनाने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। जो टेक्नीशियंस होते हैं, जो कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, उनसे आप कुछ पैसे दे के वेबसाइट बनवा सकते हो, और नहीं तो खुद भी बना सकते हो, ठीक है। वो 3,000 to 5,000 जैसा आप वेबसाइट बनाओगे उसके हिसाब से वो लोग चार्जेस लेते हैं, एंड दे इजीली प्रिपेयर दिस। तो इट इज वेरी इजी टू फॉर्म ई बिजनेस। इसके लिए आपको बिल्डिंग बिल्डिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको क्या करना है, जो सामान आप बेचना चाहते हो उसके फोटो खींचो, वेबसाइट बनवाओ और उस पर अपलोड कर दो, ठीक है। और फिर 24/7 कभी भी वो अवेलेबल रहेगी। जिसको खरीदना है आपके वेबसाइट पे जाएगा, आपके वेबसाइट पे जाके सर्च करेगा, प्रोडक्ट्स को देखेगा कैसा कौन सा प्रोडक्ट है, और उसके हिसाब से अपना पसंद कर लेगा सामान, और आपके पास ऑर्डर आ जाएगा तो आप सामान उसको आसानी से भेज सकते हो। तो इसको स्टार्ट करना बहुत ही इजी है, इसमें कुछ ज्यादा आपको खर्चे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पॉइंट समझ में आ गया क्लास? ठीक है। दूसरा आता है बेटा कन्वीनियंस। अगर आप देखोगे ना तो ई बिजनेस बहुत ज्यादा कन्वीनियंस होता है, मतलब इसको आसान होता है चलाना। क्योंकि इसमें क्या होता है, ये 24 आवर्स ये बिजनेस आप चला सकते हो, इसमें कोई दिन रात का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे आप देखोगे ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, दुकान खुलने का टाइम होता है। अगर आपने मॉर्निंग में खोला तो रात के 10 बजे तक आपको दुकान बंद करनी पड़ती है। अच्छा, कस्टमर भी अब आना बंद कर देते हैं, तो आप दिन रात सामान नहीं बेच पाते हो। एक पर्टिकुलर टाइम से लेके पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आप बेचते हो, ऐसे क्योंकि गवर्नमेंट के ऐसे रूल्स हैं कि आप रात को दुकानें नहीं खोलोगे। लेकिन ई बिजनेस में क्या है, आप 24/7 खोल सकते हो। कभी भी किसी को रात को 1 बजे या सुबह 1 बजे मान लो सामान खरीदना है, सुबह उठेगा, आपके वेबसाइट पे जाएगा, और वो आप भी यूज करते हो, आप बहुत सारे अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, कभी भी किसी भी समय आप गुड्स को ऑर्डर कर सकते हो, और आप किसी भी समय उसको ऑपरेट कर सकते हो। जो आपका मनपसंद सामान है उसको आप खरीद सकते हो। तो इसीलिए इसमें कहा जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट होता है। 24/7 आवर फैसिलिटी होती है, एनी टाइम यू कैन ऑपरेट इट। इज इट क्लियर? तो दो बेनिफिट हमने पढ़ लिया। हमने पहला बेनिफिट पढ़ा ईज ऑफ फॉर्मेशन, दूसरा बेनिफिट हमने पढ़ा कन्वीनियंस, तीसरा है स्पीड। क्या ई बिजनेस के अंदर स्पीड बहुत फास्ट होती है? क्या हम जल्दी से सर्विसेज प्रोवाइड करा देता है, या इसमें डिले होता है क्लास? जल्दी दे देता है। ठीक है। जैसे मान लो आपको कोई सामान ऑर्डर करना है, सपोज करो आपको कोई सामान पसंद करना है, तो आप ज्यादा सीधा सीधा डायरेक्टली, सपोज करो अमेजोन से खरीद रहे हो, तो आपने साइट ओपन की, कोई मोबाइल फोन खरीदना है पर्टिकुलर, तो आपने उसको विजिट किया, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे पेमेंट के लिए, या फिर आफ्टर रिसीविंग भी, मतलब कई तरह का पेमेंट ऑप्शन होता है, तो आप जैसे ऑप्शन चूज करेंगे आप आसानी से कुछ को खरीद सकते हैं, एंड विद इन अ क्लिक ऑफ अ बटन आपका ऑर्डर पूरा हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि वो सामने वाली फैसिलिटी किस तरह का देता है, और आपके पास सामान पहुंच जाता है। तो अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा सर्विस होती है। आप बहुत आसानी से कभी भी ऑर्डर कर सकते हो, और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर आपका ले लिया जाता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब आप ऑर्डर करते हो तो उसी समय मैसेज आ जाता है कि आपने ये चीज ऑर्डर कर ली है। और आगे आने वाले टाइम में स्टूडेंट्स ई बिजनेस और अच्छा होने वाला है, क्योंकि अभी आप देखोगे बहुत सारी कंपनियां इस पे काम कर रही हैं, जैसे अमेजोन भी काम कर रही है, और इंडिया की भी बहुत सारी, फ्लिपकार्ट भी, ये लोग क्या कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, ड्रोन वाली टेक्नोलॉजी, ठीक है। और गवर्नमेंट ने उसको हाँ भी बोल दिया है। इसमें क्या होगा कि सामान आपका ड्रोन लेके आया करेगा, छत पे लाके उतारेगा सामान, ठीक है। जैसे अगर मान लो आप कोई चीज ऑर्डर करते हो, तो अभी क्या होता है, अभी अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से डिलीवरी बॉय आता है और वो आके घर पे दे जाता है, तो उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत टाइम लग जाता है।
और जब ड्रोन वाला सिस्टम हो जाएगा तो नेविगेशन सिस्टम से आएगा, आपका नेविगेशन सिस्टम वो फॉलो करेगा और आपके ही छत पे आके उतरेगा। और आपको पता ही है कि अभी दिल्ली में रजिस्ट्रेशन हो गया है सबके घरों का, ऊपर वो आके नाप के गए होंगे ना छत पे। हाँ स्टूडेंट्स बताइए। यस सर। ऑन वो आपने देखा होगा वो लोग आते हैं चारों कॉर्नर नापते हैं छत के, ऐसा किया है रीडिंग सबके घर पे। यस सर। तो गवर्नमेंट के पास आपकी नेविगेशन है घर की, ठीक है, और आपके एड्रेस के हिसाब से वो फीड किया गया है, मतलब आपने जो एड्रेस उनको बताया होगा ना फॉर्म भरते समय, वही एड्रेस वो एक्सेप्ट करेगा। तो जैसे ही वो एड्रेस से आप सामान मंगाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका वो नेविगेशन सिस्टम ऑपरेट हो जाएगा और कंपनी को वो शेयर कर देगी गवर्नमेंट। तो क्या होगा कि आपके छत पे कितना कितना चौड़ा है, कितना लंबाई है, उसके हिसाब से ही वो मशीन जो ड्रोन है वो ऑपरेट करेगा, एकदम सेंटर में आके उतार देगा सामान। आप छत पे जाओ, दरवाजा खोलो, सामान लो और घर में आ जाओ, ठीक है। और ड्रोन को डिलीवरी आप ऑन पेमेंट जैसा भी करना है ऑनलाइन, आप पेमेंट कर दोगे सामान घर पे। तो ये बहुत ही फास्ट स्पीडी डिलीवरी होगी। अगर आप फॉरेन कंट्री में देखेंगे जो डेवलप्ड कंट्री है, जैसे कि अमेरिका है या कोई भी डेवलप्ड कंट्री होगी, तो वहां पे ये फैसिलिटी पहले से ही चल रही है। लोग ऑर्डर करते हैं तो उनके घरों में आके वो सामान ऊपर ही दे जाता है। इससे चोरी वोरी होने का भी डर नहीं है, सेफ्टी भी है। और इस पे अभी कुछ काम चल रहा है। एक्चुअली क्या है, इंडिया में आपको पता है थोड़ी प्रॉब्लम है। अगर मान लो सामान आ रहा है और अड़ोसी पड़ोसी लंगर डाल के ले लेंगे, यहाँ तो पतंग भी नहीं छोड़ते, तो सामान कैसे छोड़ेंगे। तो इसी को देख के थोड़ा सा इस पे वर्क चल रहा था कि ऐसा तो नहीं होगा, तो इस पे इसको ट्रायल किया गया है और सक्सेसफुल भी आया है, तो अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। एंड आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे ये लॉन्च हो जाएगी, ठीक है। यस सर। फिर तो किसी को मान लो किसी के घर गेस्ट आ गए और कुछ खाना वाना खाना है, तो वो आसानी से इसका यूज कर सकता है, ई बिजनेस का। ऑर्डर कर सकता है, समोसे मंगा सकता है, गर्मा गर्म जलेबी मंगा सकता है, कोई भी चीज ऑर्डर हो जाएगा, घर पे छत पे आ जाएगा और अपना रिसीव कर लो, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्लोबल रीच। देखिए इसमें एक और पॉइंट है ग्लोबल रीच वाला। इसमें क्या बताया गया है कि पूरी दुनिया में ये इसकी पहुंच है। पूरी दुनिया में इसकी पहुंच कैसे, इट प्रोवाइड्स अ बाउंड्री लेस मार्केट। ये क्या करता है, बाउंड्री लेस मार्केट प्रोवाइड करता है। आप कहीं से भी बैठे बैठे कहीं से भी सामान मंगा सकते हैं। तो अब अगर अगर आप ऑनलाइन बिजनेस का यूज करते हैं तो आप आसानी से ग्लोबल रीच हो सकते हैं। मतलब अगर सपोज करो अभी ट्रेडिशनल बिजनेस है और आपकी दुकान नजफगढ़ में है, तो आप सिर्फ नजफगढ़ में ही बेच पाओगे। लेकिन इमेजिन करो अगर ऑनलाइन बिजनेस है तो आप पूरे ऑल ओवर दिल्ली के ऑर्डर्स ले सकते हो, दूसरे स्टेट से भी ऑर्डर ले सकते हो, ठीक है, जैसे अमेजोन करती है। आप देखो गांव गांव में पहुंच गई है, गांव में भी कोई ऑर्डर करता है तो सामान भिजवा देते हैं लोग। तो ग्लोबल रीच है, गांव का भी व्यक्ति बैठे बैठे सामान ऑनलाइन यूज करके और मंगा सकता है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि पूरी दुनिया में इसकी पहुंच है। इज इट क्लियर? ठीक है। फिर आगे देखो इसमें एक और है, मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। देखो इससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि हम लोग पेपरलेस सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं। पहले आप देखते थे जब ट्रेडिशनल बिजनेस था, और अभी भी है, तो इसमें ज्यादा पेपर का इस्तेमाल होता है। आप कोई सामान खरीदते हो, उसकी बिलिंग होती है, फिर वो लोग रजिस्टर मेंटेन करते हैं, कस्टमरों का रिकॉर्ड रखते हैं। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में ये सब नहीं है। ऑनलाइन बिजनेस में आजकल इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, आप ऑर्डर करते हो फोन में देख के करते हो, ठीक है, उसके बाद फिर पेमेंट करते हो वो भी ऑनलाइन करते हो। तो पेपर का जो पेपरलेस सोसाइटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और इससे हम पेपर की तरफ जो डिपेंडेंसी है वो कम हो गई है। आपने देखा होगा जब आप सामान मंगाते हो ऑनलाइन, तो वो लोग मैसेज आ जाता है फोन पे, और अमाउंट का भी आ जाता है, बिल का भी आ जाता है। तो अगर आप उनसे कहोगे कि हमें बिल नहीं चाहिए, तो ज्यादा उनको जनरेट नहीं करना पड़ता है। सब कुछ ऑनलाइन उनका प्लेटफॉर्म है अमेजोन वालों का, तो उस उनके सॉफ्टवेयर पे पूरा आता है। और आपको भी अगर ये देखना है कि आपने आज से 1 साल पहले या 4 साल पहले कौन सा सामान खरीदा था, कितने का सामान खरीदा था, तो क्या आप देख सकते हो क्या? यस हाँ कैसे? सर, ऑर्डर्स ऑप्शन करके आता है, ऑर्डर्स प्लेस्ड करके सर, उसमें जाके हम देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। जो हमने पहले के ऑर्डर किए हुए वहां पे जाएंगे अपने हिस्ट्री में, और वहां देखेंगे कि कौन से तारीख को हमने सामान मंगाया था, उसकी बिल भी जनरेट हुई होती है। तो अगर मान लो हमें कोई क्लेम करना है या कुछ इस तरह से, तो प्रूफ के तौर पे वहां पे बिल हमें मिल जाती है, और पूरा ट्रांजैक्शन भी रहता है, उसकी आईडी भी रहती है। तो ये आसानी से पेपरलेस वर्क सोसाइटी हो जाता है।
और हमें ज्यादा पेपर में रिकॉर्ड कर रखने की जरूरत नहीं होती है, हम सिर्फ फोन में उसको सेव करके रख लेते हैं। तो ये इसका एक सबसे बड़ा फायदा है स्टूडेंट्स। फिर आ जाता है इसमें, ये हमारे 5 पॉइंट हैं जो अभी हमें बेनिफिट्स करने हैं। तो बेनिफिट आई होप पांचों आगे होंगे, एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखो हम इसमें पढ़ रहे हैं कि क्या क्या बेनिफिट है बिजनेस के, ई बिजनेस के क्या फायदे हैं। देखो ई बिजनेस के वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन हम लोगों ने जो मेन मेन फायदे हैं वही डिस्कस किए। सबसे पहला फायदा है, इसको स्टार्ट करना इजी है, इसके लिए ज्यादा लीगल डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, जमीन वमीन नहीं खरीदना पड़ता, और आप छोटी जगह पे भी इसको स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इसको स्टार्ट करना बहुत आसान है, और आपको वेबसाइट क्रिएट करनी होती है, और वेबसाइट क्रिएट करना इज अ वेरी सिंपल जॉब, बहुत आसानी से हो जाता है। फिर आता है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस में ये बताया गया कि ये बहुत आसानी से स्टार्ट किया जा सकता है, और कन्वीनियंट होता है, आप घर पे बैठे बैठे रात को कभी भी ऑर्डर कर सकते हो सामान। तो 24/7 इसमें फैसिलिटी होती है, आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई जागने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी समय खरीदारी कर सकते हो जब आपको टाइम मिलता है। फिर बात होती है स्पीड की, ये बहुत ही फास्ट होता है, जब आप ऑर्डर करते हो तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड विद द क्लिक ऑफ अ बटन काम हो जाता है। तो इसकी सर्विसेज बहुत फास्ट है, और मैंने आपको समझाया कि आगे आने वाले समय में इसकी स्पीड और बढ़ने वाली है, घटने की जगह। ठीक है, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती जाएगी इसकी स्पीड और फास्टर हो जाएगी। आगे ऐसा भी हो जाएगा कि 10 मिनट डिलीवरी हो जाएगी, आप ऑर्डर करोगे और 10 मिनट के अंदर आपका सामान आ जाएगा। नहीं तो आपने नोट किया होगा, जब हम मार्केट जाते हैं तो आप सपोज करो आप कोई मार्केट जा रहे हो, सपोज करो चांदनी चौक गए यहाँ से नजफगढ़ से, तो आपको जाने में ही 1-1.5 घंटे से तो कम नहीं लगेगा। वहां फिर मार्केटिंग करोगे 1 घंटा वो लग जाएगा, मतलब सुबह निकलो तो शाम हो जाती है। लेकिन ई बिजनेस में ऐसा नहीं होगा, आप अपने मनपसंद का सामान बहुत जल्दी से मंगवा लोगे, विद इन 10 to 15 मिनट बाद में मिलने लगेगा। अभी इंडिया में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप इसके जैसे कस्टमर हो अमेजोन के, तो वो भी 24 आवर में पहुंचा देते हैं। लेकिन आगे चल के ये डिलीवरी और फास्ट होगी जब ये ड्रोन टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है ग्लोबल रीच। पूरी दुनिया में इसकी पहुंच है, आप एक कहीं भी बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हो। और ई बिजनेस को इसका सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि वो एक जगह से बैठे बैठे पूरा ऑर्डर ले सकता है, और ग्लोबल रीच होती है। और सबसे आखिरी पॉइंट है इसका बेनिफिट का, कि मूवमेंट टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी, ये पेपरलेस सोसाइटी की तरफ हमें मूव कराता है। इसकी मदद से हमें कागज पे जो हमारी डिपेंडेंसी है वो घट जाती है। वी डोंट हैव टू रिलाई ऑन पेपर, ज्यादा पेपर पे रिलाई नहीं करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो टॉपिक हो गया खत्म हमारा। अब जो एक और टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस, ये हमारे सिलेबस में है नहीं। ठीक है, तो ये हमें करने की जरूरत नहीं है, या कहो तो करा दूं, कुछ पॉइंट्स हैं, कराऊं? यस सर। चलो डिस्कस कर लेते हैं, लिखना मत। ठीक है, देखो लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस। देखो एक तो इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि लो पर्सनल टच है। पर्सनल टच ज्यादा नहीं है, आप देखो कोई लगाव नहीं रहता है इसमें। अगर आप जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में जब आप जाते हो, तो आपने देखा होगा सेवा सत्कार होता है, दुकान वाला बोल पूछने लगता है हाल चाल कैसे हो, और क्या सामान पसंद है क्या नहीं। कई बार वो लोग चाहे हुए भी ऑफर कर देते हैं और बिठाते भी हैं। तो वहां पे पर्सनल टच होता है। लेकिन ई बिजनेस में कोई भी पर्सनल टच नहीं होता, नो फेस टू फेस कॉन्टेक्ट। एक बंदा कहीं और से ऑर्डर कर रहा होता है, कंपनी कहीं और होती है, तो फेस टू फेस कॉन्टेक्ट नहीं होता सेलर और बायर के बीच में। आपने देखा होगा कई बार आप सामान मंगाते हो तो आपको ये नहीं पता होता कि सेलर कौन है। जब आपका सामान खराब निकल जाता है तो आप उसको रिटर्न करते हो, तो आप भेजते हो, लेकिन तब भी आपने उसे देखा नहीं होता है कौन है। हो सकता है कि आप ही के आसपास के इलाके का किसी ने सेल किया। तो अमेजोन से उसका लिंक रहता है, वो अपने सामान अमेजोन वालों को दे देता है, अमेजोन वाले आके आपको घर पहुंचा देते हैं। तो ऐसा भी होता है कई बार। तो लो पर्सनल टच है। दूसरा है इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन ऑर्डर एंड सप्लाई। कई बार क्या होता है कि ऑर्डर टेकिंग बहुत फास्ट हो जाता है, लेकिन डिलीवरी लेट आता है। ठीक है, तो आप ऑर्डर लेते समय तो वो सेकंडों में ऑर्डर ले लेते हैं कि ठीक है सर हम पहुंचा देंगे, लेकिन पहुंचने में कई बार बहुत टाइम लग जाता है, 4-5 दिन लग जाते हैं, हफ्ता भी लग जाता है कई बार। तो ये देखा गया है कि दोनों में जो डिफरेंस है ये बहुत ज्यादा होता है, ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है। फिर आता है नीड फॉर टेक्नोलॉजी। आपको अगर ई बिजनेस का इस्तेमाल करना है तो आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास प्रॉपर कंप्यूटर होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, और मोबाइल फोन होना चाहिए। तो अगर ये सब नहीं होगा तो हम ऑर्डर नहीं कर सकते सामान। तो इसमें टेक्नोलॉजी की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, और ये सबके पास हो सकता है कि सबके पास ये ना भी हो। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। फिर एक और आता है हाई रिस्क। आप देखो यहाँ पे क्या होता है, आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन लीक होने का डर रहता है, जैसे आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, पासवर्ड्स,
कई बार हैकर्स जो है हैक कर लेते हैं और आपके बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं, मिसयूज करते हैं आपकी इंफॉर्मेशन का। तो ये जो है एक इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा अटैच्ड होता है। फिर एक और जो डिसएडवांटेज है इसका, पीपल रेजिस्टेंस। लोग ना इससे डरते हैं। अगर आप देखोगे, आप अपने जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपने मम्मी पापा का ही देख सकते हो, कई बार जब आप बोलते हो उनसे कि ऑनलाइन मंगा लेते हैं तो वो हेजिटेट करते हैं, उनको डर रहता है और वो कहते हैं नहीं हम जाके दुकान से ही ले आएंगे। तो ये एक देखा गया है कि लोग इससे भागने की कोशिश करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी से ना डरते हैं लोग कई, और उनके अंदर स्ट्रेस आ जाता है, इनसिक्योर सा फील करने लगते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है। ये इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है। इंडिया में आप देखोगे बहुत सारे लोग ई बिजनेस इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि उनको ये डर है कि उनका डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी, पैसे चोरी हो जाएंगे, मतलब कोई हैक कर लेगा और इस तरह से। तो इसीलिए लोग इसको यूज ही नहीं करते, दुकान पे जाना ही पसंद करते हैं। फिर एक और पॉइंट आता है स्टूडेंट्स एथिकल फॉल आउट। देखो होता क्या है कि इंटरनेट के थ्रू ना हम बहुत सारी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं। जैसे आप अमेजोन से आपने सबने अपनी इंफॉर्मेशन शेयर किया हुआ होता है, अपना नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी। ठीक है, अगर मान के चलो कि ये चोरी हो जाता है, सपोज करो अमेजोन की साइट से कोई हैकर, बहुत बड़ा हैकर चुरा ले, और तो हमारी ये सारी इंफॉर्मेशन का मिसयूज कर सकता है। तो ये देखने में आता है, इससे बोलेंगे ये गलत, एथिकल नहीं है, अनएथिकल माना जाता है। तो कई बार क्या होता है, इंटरनेट पे जो हमने इंफॉर्मेशन दी है, दैट इंफॉर्मेशन इज स्टोलन बाय समबडी एल्स, और फिर वो उसको इलीगल एक्टिविटी में यूज करता है, मिसयूज करता है। इज इट क्लियर क्लास? Yes, Yes, sir. sir. फिर आता है, ठीक है, तो ये तो थे हमारे लिमिटेशंस। अब हम आ जाते हैं रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर ई बिजनेस। देखो हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है ई बिजनेस के लिए, ये भी नहीं है, बट आप समझ लीजिए कि कौन कौन सी चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। तो देखो, सबसे पहले तो हमें ना प्रॉपर कंप्यूटर चाहिए, टेलीकॉम नेटवर्क अच्छा चाहिए। अगर आपको ई बिजनेस करना है तो आपको नेटवर्क सिस्टम बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम आपको बहुत हाई रखना पड़ेगा। दूसरा आता है, टेक्निकली आपको क्वालिफाइड होना पड़ेगा, आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लेनी होगी जिससे कि आप कंप्यूटर का ढंग से यूज कर सको। अगर आपको टेक्निकली नॉलेज नहीं होगा, क्वालिफाइड नहीं होंगे, तो यू नॉट बी एबल टू डू बिजनेस विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। तो आप ऑनलाइन बिजनेस को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। फिर इसके बाद एक और आता है कि आपको ना जो वेबसाइट आप बनाएंगे, आपको बहुत अच्छे से उनको डेवलप करना पड़ेगा। मतलब आपकी जो वेबसाइट्स होंगी दैट मस्ट बी वेरी मच डेवलप, क्योंकि अगर जरा सी भी इसमें मिस्टेक हो गई तो लोग इसको मिसयूज कर सकते हैं, हैकर्स इसमें से इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं और पूरा सिस्टम खराब कर सकते हैं। तो आप देखो इसमें कुछ मैंने टॉप ई कॉमर्स वेबसाइट्स रखी हैं जो इंडिया में बहुत पॉपुलर हैं। जैसे आप देखो Myntra.com है, ठीक है, स्नैपडील है, जबोंग है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है। तो इसी तरह की आपको साइट्स होती हैं, तो इनको आपको बहुत अच्छे से डेवलप रखना होगा अगर आप ई बिजनेस अच्छा करना चाहते हैं। फिर आता है टेलीकम्युनिकेशन, जो सर्विसेज हैं वो बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। यानी जो आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं टेलीफोन वाला, वो बहुत अच्छे से रहना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर जो होता है आपने देखा होगा, जो डिलीवरी बॉय होता है वो भी कांटेक्ट करता है आपके फोन पे ही। तो अगर ये सब सिस्टम में खराबी होगी तो अच्छे से ट्रैक नहीं कर पाएगा डिवाइस, और आपके घर का एड्रेस भी नहीं देख पाएगा। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है देखने में। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? और फिर एक और चीज होगा कि आपको ना अच्छा सिस्टम यूज करना पड़ेगा, रिसोर्सेज फॉर ई बिजनेस, अ गुड सिस्टम ऑफ मेकिंग पेमेंट यूजिंग क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। तो आपको क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी जाके आप सही से पे कर पाएंगे, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई और उसको मिसयूज कर लेगा। आ गया समझ में स्टूडेंट्स? Yes. ठीक है, अब आप देखो आगे, इसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है टॉपिक हमारा। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भी आप देखेंगे हमारे सिलेबस में स्टूडेंट सिर्फ बेनिफिट था, और ट्रेडिशनल और ई बिजनेस था, और मीनिंग था। ठीक है, तो अब इसको खत्म कर रहे हैं हम लोग, और थोड़ा सा इसके बारे में भी मैं बता दूं। थोड़ा बहुत ये भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन इसको आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। जो जो सिलेबस में वही लिखना है, सिलेबस मैंने आपको भेज रखा है। देखो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्या होते हैं? रिसीविंग इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स, प्लेसिंग एन ऑर्डर, रिसीविंग डिलीवरी एंड मेकिंग पेमेंट थ्रू मीडियम ऑफ इंटरनेट। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बोलते हैं जब हम
इंटरनेट की मदद से ट्रांजैक्शन को करते हैं, सामान मंगाते हैं या बेचते हैं इंटरनेट की मदद से, तो उसको हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। तो जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो तो इसको आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है। यू हैव टू यूज द प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। क्या है प्रोसीजर? सबसे पहले आपको ना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपने देखा होगा, आप अमेजोन तभी यूज कर पाओगे जब आप पहले बार आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोलता है। तो जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो उससे पहले आपको बोला जाएगा कि आप रजिस्ट्रेशन करो। इसके लिए आपको जो है अपने सेलर को, जो सेलर है आपका यानी कि अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है, वो एक फॉर्म प्रोवाइड करता है आपको। वो फॉर्म आप देख सकते हो राइट साइड में इस तरह से। तो आपको फॉर्म को फिलअप करना पड़ता है, उसमें आपकी बहुत सारी डिटेल्स मांगते हैं वो लोग, ठीक है। और आपको बहुत सारी डिटेल्स मांगेंगे, जैसे आपका नाम, ईमेल एड्रेस, आपकी आईडी, और इस तरह से कुछ आधार नंबर, और ये सब चीजें जो मांगते हैं वो इसलिए मांगते हैं कि इसको कोई मिसयूज ना कर सके, वो अपने पास रिकॉर्ड के तौर पे रख लेते हैं। और फिर आपको फिर आगे प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, और जो जो वो चीजें डिटेल्स भरवाते हैं वो सब आपको भरना पड़ता है। इसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको अलाउ करते हैं प्लेसिंग एन ऑर्डर, आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। अब ऑर्डर प्लेस करने के लिए बहुत सारे आइटम्स होती हैं, शॉपिंग कार्ट पे आप जाओ, उसमें सामान ढूंढो, कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, आप उसको ब्राउज करो। आपने सबने यूज किया हुआ है ये, तो मुझे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि आप पूरा सर्च करते हो, फिर जो सामान पसंद आता है उसको चुन सकते हो। चुनने के बाद आपको पेमेंट मैकेनिज्म इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप कैश ऑन डिलीवरी यूज कर सकते हो, चेक का इस्तेमाल कर सकते हो, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, डिजिटल कैश पेमेंट है जैसे कि पेटीएम है, जियो मनी है, ई वैलेट्स हैं, और ऐसे बहुत सारे हैं। हमारे पास गूगल पे है, तो इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो पेमेंट करने के लिए आपसे वो ऑप्शन मांगता है कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करेंगे तो आपको घर सामान मिल जाएगा, उसके बाद आपको कैश देना होता है। अगर आप चेक के थ्रू करते हैं, किसी बच्चे ने चेक के थ्रू पेमेंट किया है आज तक ऑनलाइन में? एनीबडी? नो सर। नहीं। देखो बेटा, इसमें क्या होता है कि जब आप ऑनलाइन पे करते हो ना चेक के थ्रू, तो आपको क्या होता है, आप चेक के थ्रू ऑप्शन चेक वाला चुन लो, तो उसके बाद जो कंपनी है वहां से एक पर्सन आता है आपके घर पे वो चेक कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली उसी दिन आ जाता है। और कंपनी के पास होता है एक ऐसा पर्सन जो चेक ही कलेक्ट करता है। तो आप वो कंपनी के एड्रेस पे आपको लिख के चेक वो देना होता है, और जितने अमाउंट का आपने सामान खरीदा है, और वो देने के बाद वो लेके जाता है, उसको कैश में कन्वर्ट करा देता है, और फिर आपका सामान पहुंच जाता है। तो कैश ऑन, कई लोग चेक का भी इस्तेमाल करते हैं, ये भी बहुत कन्वीनियंट वे है। नेट बैंकिंग भी होती है। बाकी तो आपको पता ही है कि आप पेटीएम और इन सब से पे कर सकते हो। तो ये एक तरीका है पेमेंट मैकेनिज्म। इज इट क्लियर टू एवरीबडी क्लास? Yes, sir. अब फिर हम बात करते हैं सिक्योरिटी एंड सेफ्टी की। देखो, जब आप ई ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको सिक्योरिटी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, अगर हम इनका इस्तेमाल करेंगे ना, तो हमारे जो इंफॉर्मेशन है हैकर्स कभी चोरी नहीं कर पाएंगे, मतलब हैकर्स इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जानबूझ के ऐसा बनाया गया है जिससे कि हैकर चोरी ना करें। तो अब देखो, इसमें हमारे पास रिस्क क्या क्या है, पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि कौन कौन से रिस्क है। एक तो होता है ट्रांजैक्शन रिस्क। ये कौन सा रिस्क है? इसके अंदर क्या होता है कि ई बिजनेस के अंदर जो सेलर है और बायर है, बाय डिफॉल्ट आपने ऑर्डर कर दिया, और आपने पैसे भी पे कर दिए, लेकिन सामने वाले को पता ही नहीं चला और उसने डिलीवरी नहीं लिया। तो आपके यहाँ से पैसे कट जाते हैं, और वहां से डिलीवरी का ऑप्शन आता है कि भाई सामान ही नहीं मिलता आपको, क्योंकि उसके वहां पे ऑर्डर दिखाता ही नहीं है। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ई बिजनेस में सबसे पहला ट्रांजैक्शन से रिलेटेड मिस्टेक्स होना, रिस्क होना। इसमें जो है सेलर और बायर के बीच में ना कोई गलती हो जाती है, और डिलीवरी लेने में या देने में कोई मिस्टेक हो जाती है, और ट्रांजैक्शन गलत दिखाता है। तो पता चला आपने पेमेंट तो कर दिया, लेकिन वहां उसने ऑर्डर ही नहीं लिया। तो ये गलती देखने में आती है। दूसरी आती है डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क। कई बार क्या होता है कि आपकी बहुत काम की इंफॉर्मेशन जो है चोरी हो जाती है, या कई लोग उसे मॉडिफाई कर देते हैं अपने काम के लिए। जैसे वायरस वायरस डाल देते हैं, कई बार हैकिंग कर लेते हैं, ब्रांड हैकिंग हो जाती है। ये इस तरह के जो रिस्क है, ये बहुत खतरनाक रिस्क होते हैं। अब वायरस तो आप जानते ही हो, वायरस में क्या होता है कि एक गलत कमांड दे दिया जाता है कंप्यूटर के अंदर, और सॉफ्टवेयर में आपके चला जाता है। तो जब आप एड्रेस डालोगे तो वो गलत कमांड भेज देगा, कुछ और चला जाएगा,
ठीक है, आप कॉन्टैक्ट नंबर दोगे तो कॉन्टैक्ट नंबर चेंज कर देगा वो। तो इस तरह से परेशान करता है, कंप्यूटर को कभी बीच में बंद कर देगा, या इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हैकिंग आप जानते ही हो, हैक कर लेते हैं, कोई कुछ लोग हमारी इंफॉर्मेशन को चोरी कर लेते हैं, कई सारे सोर्सेस होते हैं उनके, तो वो हमारी ईमेल आईडी का पासवर्ड पता चल जाता है उनको, या इस तरह से, और वो लोग हमारी सारी इंफॉर्मेशन को हैक करके हमारे बिहाफ पे कर सकते हैं। तो ये भी कई बार देखने में आता है, इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क। इसमें डेटा जो है इसकी चोरी हो जाती है। ठीक है, और वायरस आपको मैं बता दूं, वायरस आप जानते ही हो, इसका फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि एक ऐसा प्रोग्राम है जो अटैक करता है कंप्यूटर सिस्टम को और डिस्ट्रॉय कर देता है और डेटा सब बर्बाद कर देता है। ठीक है, तो आप एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखोगे तो आप बच सकते हो। तो लोग एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखते हैं अपने कंप्यूटर्स पे इससे बचने के लिए। और हैकिंग आप जानते ही हो, अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है, मतलब हमने किसी को अलाउ नहीं किया लेकिन वो आके हमारी वेबसाइट पे यूज करता है बिना हमारे परमिशन के। इसमें क्या होता है, जो हैकर्स होते हैं ज्यादातर डेटा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और हमसे वो इंफॉर्मेशन ले लेते हैं जो हमारे आगे चल के हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो उन इंफॉर्मेशन को गलत यूज करते हैं वो। क्लास क्लियर है स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. ठीक है, एक और होता है बेटा। सर हाँ बोलो। सर ये लिमिटेशन के बाद का सारा डिलीट है ना? बिल्कुल, मैं समझा Yes. देता हूँ, बस समझ लो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। Yes, sir. ठीक है, हमें तो बस बेनिफिट्स तक करना है, अंडरस्टूड। Yes, sir. और ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, लेकिन इसको समझ लो, थोड़ा बहुत काम आ सकता है, क्योंकि आगे चल के फिर ये टॉपिक ना आपको बीकॉम में आएगा, तो इसलिए अभी थोड़ा समझ लो, इसमें इट विल बी मच यूजफुल। देखो, क्रिप्टोग्राफी एंड साइफर टेक्स्ट, ये भी एक एक्ट है प्रोटेक्ट करने का हमारी इंफॉर्मेशन। तो आप देखोगे, जो आप कई बार सोचते होगे ना कि आपसे जब पासवर्ड मांगती है कंपनी, जैसे आपने अमेजोन में रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपकी जब आईडी बनी होगी तो उसने पासवर्ड मांगा होगा ना आपसे, कि नहीं? बोलता है ना उसमें कि क्रिएट करो पासवर्ड, आता है कि नहीं ऐसे क्लास? यस सर आता है। तो जब हम पासवर्ड क्रिएट करते हैं ना, तो आप ये देख रहे हो, जैसे आपने लिखा, सपोज करो आप लिख रहे हो प्लेन टेक्स्ट में आर यू रेडी, तो आर यू रेडी आपका पासवर्ड है। तो वहां पे ना उनके पास आर यू रेडी नहीं जाएगा, वो दूसरी भाषा में जाएगा, कुछ भी जा सकता है। मतलब कंप्यूटर को खुद नहीं पता रहता है, वो एक ऐसा अलग से पासवर्ड बनाते हैं जो अपनी अलग ही लैंग्वेज में जाके भेजता है। तो अगर किसी पर्सन को पता भी चल जाए, जैसे मान लो जो वेबसाइट के पास बैठा हुआ है जिसको हमने एक्सेस दिया हुआ है, उसके पास दूसरी लैंग्वेज में ये जाता है पासवर्ड, जैसे DUH BRX ऐसे जाएगा। लेकिन जब हम दोबारा से पासवर्ड डालते हैं तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर उसको रीड कर लेता है। तो जो क्रिप्टोग्राफी और साइफर टेक्स्ट है, वो इसी तरह से जानबूझ के ऐसे बनाया गया है कि अगर हम पासवर्ड डालते भी हैं और मान लो कोई एक्सेस भी कर रहा है, क्योंकि ये एक बात तो पक्की है कि हमने जितना भी डिटेल भरा है, खास करके पासवर्ड, वो तो दूसरे को पता चल सकता है। वो वेबसाइट में अगर काम कर रहा है और कोई बहुत बड़े पद पे है, तो वो हमारे पासवर्ड को एक्सेस कर सकता है। तो अगर वो एक्सेस एक बार को कर भी लेगा ना, तो उसके पास इसी तरह का फॉर्मेट जाएगा। जैसे हमने लिखा है आर यू रेडी, तो इसका फॉर्मेट जाएगा DUH BRX UH। तो उसको खुद तो नहीं पता चलेगा कि क्या इसका मतलब क्या है, वो रीड नहीं कर पाएगा और उसको पता ही नहीं चलेगा कि हमने क्या पासवर्ड डाला। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो जैसे कई बार दिमाग में हमारे आता है कि यार हमने जो पासवर्ड डाला है वो तो वेबसाइट को पता है, तो वेबसाइट को एक्चुअली में वेबसाइट को हमने ये एड्रेस दिया है, लेकिन उसको दूसरी लैंग्वेज में वो चला जाता है। तो इसीलिए अगर किसी के हाथ लग भी गया तो वो पढ़ नहीं पाएगा और उसको एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा कि हमारा पासवर्ड क्या है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो बहुत लोग अब तक मिसयूज करके देख लेते। तो जो जो हैकर्स होते हैं ना, उनके पास इसी तरह से साइफर टेक्स्ट होते हैं, जो देख रहे हो ना आप साइफर टेक्स्ट। अब जैसे आर यू रेडी का यही है ना कोड, तो इसी तरह से वो लोग मैच करते हैं, जैसे ARER है तो इसका DUH हो जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही होगा। तो अगला वाला अलग है तो BRX हो जाएगा। तो इससे मिलते जुलते पासवर्ड वो लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में करोड़ों पासवर्ड इसी तरह से एक्सेस कर लेते हैं। तो उससे उनको पता चल जाता है कि इसका एक्चुअली में पासवर्ड रहा क्या होगा। तो कई बार हैकर ये करने में कामयाब हो जाते हैं। और आप देखो दुनिया में इतने सारे आजकल सब जितने भी गैस पाइपलाइन है, वाटर की सप्लाई है, और ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब हैकर्स
हैक भी कर लेते हैं कई बार। जैसे अभी आपने देखा होगा मुंबई में हमारी इलेक्ट्रिसिटी एक बार बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, पता है किसी को? कुछ समय के लिए लाइट भाग गई थी पूरे मुंबई में। क्लास नहीं पता? स्टूडेंट्स नेट पे सर्च करना, अभी हाल फिलहाल की बात है, अभी कुछ महीने ही हुए। इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी देर के लिए चली गई थी, इंडिया में एकदम दिक्कत हो गई थी। तो ये हैकर्स ने किया था चाइना में बैठे हुए, ठीक है। चाइना के हैकरों ने हैक कर लिया था और पूरा उसको एक्टिवेट कर दिया था। तो आजकल देखते हो ना आप, इतना सारा सब कुछ चल रहा है, रेड लाइट ग्रीन लाइट जो भी हम रोड पे देखते हैं या बैंक में काम करते हैं, तो ये सब इसी से चल रहा होता है। तो अगर मान लो कल को किसी ने इसी को कंट्रोल कर लिया तो बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है, ठीक है। तो कई लोग इसमें एक्सपर्ट होते हैं और ये यही काम करते हैं, इतने सारे पासवर्ड इकट्ठा करके और एक ही बार में उसका एक्सेस कर देते हैं, तो उनको आइडिया लग जाती है और कई बार उनका तुक्का सही लग जाता है तो वो हैक कर लेते हैं सही। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका में भी किया था, एक गैस वो पाइपलाइन थी, गैस पाइपलाइन थी, तो उसको हैक करके और उसका रोक दिया उसको, ठीक है। तो बहुत डैमेज हुआ था, करोड़ों का नुकसान हुआ था अमेरिका में, ठीक है। और फिर हैकरों ने कंडीशन रखी थी कि इतने करोड़ दो तब हम छोड़ेंगे, तो अमेरिका ने उतना पे कर दिया था, ठीक है। करना पड़ा मजबूरी में उनको, कई करोड़ रुपए डिमांड किए थे, तो अमेरिका को करना पड़ा, क्योंकि अगर वो नहीं करते तो उनको पेट्रोल वो भरने के लिए दूर दूर तक वो उनको ट्रक्स वगैरह ले जाना पड़ता, उससे ज्यादा खर्चा पड़ रहा था उनको। तो इसीलिए वो एक्सेप्ट कर गए वो। फिर उन्होंने उसको, जब उनको पैसा मिल गया तो उन्होंने उसको एक्टिवेट कर दिया वापस। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसका मिसयूज कई लोग कर लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में आप नेट में भी सर्च कर सकते हो, क्रिप्टोग्राफी एंड साइफर टेक्स्ट क्या होता है, ठीक है। फिर एक और आता है रिस्क ऑफ थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। कई बार क्या होता है कि हमारी जो दिमाग में चल रहा है, वंस द इंफॉर्मेशन इज पब्लिश्ड ओवर द इंटरनेट इट इज डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बीइंग कॉपीड। जब हम कोई इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में डाल देते हैं तो उसको कोई भी चोरी कर सकता है और अपना वो बना सकता है। जैसे मान लो, सपोज करो कोई इन्फॉर्मेशन मैं आपको मान लो पीडीएफ बना के दे रहा हूं, तो इसको कोई और भी इस्तेमाल कर सकता है। तो इसमें यही है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को थोड़ा सा हर्ट होता है और कोई मिसयूज भी कर सकता है इनको। मतलब मेहनत किसी एक की है और उसका इस्तेमाल कई दूसरे लोग भी कर सकते हैं। तो ये इसमें एक देखा जाता है कि प्राइवेसी जो है इसमें हर्ट होती है, समझे स्टूडेंट्स? यस सर। अब देखो कुछ मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम सिक्योरिटी दे सकते हैं कंप्यूटर में। क्या क्या मेथड है आपको भी पता है मैक्सिमम तो। सबसे पहले कंफर्मिंग द डिटेल्स बिफोर द डिलीवरी ऑफ गुड्स, कि जब कस्टमर जो है उसको अपना पूरा डिटेल देना होता है डिलीवरी से पहले, तो आप देखो कार्ड की वैलिडिटी और ये सब जो है आपको देनी होती है। तो अगर मान लो ट्रांजैक्शन कोई फ्रॉड हो रहा है तो फ्रॉड से हम बच सकते हैं। फिर एंटीवायरस प्रोग्राम डाल सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो इससे क्या होगा, कोई वायरस डालेगा तो वो उसको प्रोटेक्ट करेगा हमें। इसी तरह से साइबर क्राइम सेल्स बनाने चाहिए गवर्नमेंट को। सेल्स का मतलब है यहाँ पे जेल, तो साइबर क्राइम जेल है, बहुत सारी हैं अभी इंडिया में, लेकिन और बनाने की जरूरत है। और जो इस तरह के हैकर होते हैं जो चोरी करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करके मिसयूज करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, उनको जेल में डालना चाहिए। और उसके लिए ऐसे इस तरह के कोर्ट्स वगैरह, ये जो जेल वगैरह है बनाना चाहिए। इज इट क्लियर? यस सर। तो आज इतना ही ये चैप्टर कम। हाँ सर बोलो। हैकर्स की अलग जेल बनाने का क्या मतलब है? उनको सेल में भी तो रख सकते हैं जहाँ पे और क्रिमिनल्स को रखते हैं। देखो अभी क्या है ना कि कई बार हैकिंग को क्राइम उतना माना नहीं गया ना। अब इंडिया में आप देखो क्राइम किसको मानते हैं, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, चोरी कर दिया, इनको अलग तरीके से सब ट्रीट करते हैं। लेकिन किसी ने किसी को उल्लू बना दिया इंटरनेट के थ्रू, तो उसका कई बार पता ही नहीं चलता है कौन था वो। तो साइबर सेल्स जो होते हैं, साइबर सेल्स सिर्फ इसी के लिए काम करेंगे कि जो इंटरनेट से रिलेटेड चोरियां करते हैं, बेईमानी करते हैं, उनके लिए अलग से कानून होना चाहिए और उनके लिए अलग से जेल होनी चाहिए और उनके लिए अलग से सजा होनी चाहिए। अब चोर की सजा ज्यादा होती है, इसको चोर नहीं मानते लोग, इसको बोलते हैं पासवर्ड पता कर लिया गलती से तो बोलेंगे बड़ा स्मार्ट है पता कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, साइबर सेल्स बनने चाहिए और ज्यादा। और इसको ना एक स्पेशल क्राइम की तरह ट्रीट करना चाहिए, ज्यादा कड़ी सख्त सजा देनी चाहिए, तब जाके ये लोग सुधरेंगे, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है।
पर सर जो हैकिंग अपने प्रॉफिट के लिए जैसे कि अच्छे काम के लिए की गई हो तो वो तो फिर गलत नहीं होगी। बिल्कुल सही है, इस पे डिबेट चलती है। कंट्री कई बार हैकर्स को अपने अच्छे काम के लिए रखती है, लेकिन वो दूसरों के लिए डैमेजिंग हो सकता है। जैसे अब चाइना देख लो, चाइना क्या करता है, ऐसे हैकर्स तैयार करता है जो उनके लिए अच्छा काम करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए तो खराब है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि एक के लिए अच्छा है, दूसरे के लिए खराब है, तो पकड़े जाने पे उसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, अच्छे हैकर्स वो होते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को सपोर्ट करते हैं, मेंटेन करते हैं। जैसे किसी को पकड़ना है कि उसने हैकिंग की है, तो आप एक दूसरे हैकर को, जो अच्छा हैकर है, वो उसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो वो अच्छा हैकर होता है, उसको पुलिस रखती है। और एक हैकर होता है जो प्राइवेट होता है, जो अपने घर से चोरी कर रहा होता है, फाइल्स चुरा रहा होता है, दूसरे की ईमेल आईडी का पासवर्ड पता कर रहा होता है। तो दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। ठीक यस है, सर। ठीक है स्टूडेंट्स। और तो जो हाँ बोलो। सर जो ई बिजनेस है उससे हम्म। लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी तो कम मिलती है, क्योंकि ज्यादा मैन वर्क तो मशीन्स ऑटोमेटिक कर देता है जैसे ड्रोन के केस में। देखो, ऐसा नहीं है। देखो, एक्चुअली अगर आप देखो ऐसे देखोगी तो फिर तो मशीन यूज ही नहीं होंगी कभी। अभी क्या है आज की डेट में, अब आप देखो ई बिजनेस आने से कई लोगों को, अमेजोन में काम करते हैं, कई लोग फ्लिपकार्ट में जॉब कर रहे होते हैं। इमेजिन करो, पहले ये नहीं थी तो उन लोगों को कहाँ जॉब मिलती थी, अमेजोन में और ये सब में नहीं कर। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो जॉब तो क्रिएट होती ही है। अब मान लो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, तो ये जो डिलीवरी बॉय हैं ये भी अभी रहेंगे, ऐसा खत्म नहीं हो जाएंगे। लेकिन ये है कि थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा, सामान जल्दी से डिलीवर होगा घर पे, सस्ता पड़ेगा। अभी महंगा पड़ता है। अभी आप ये देखो, वो लोग कार या बाइक में आते हैं तो उनको बहुत खर्चा लगता है, तो इसीलिए आपसे डिलीवरी चार्जेस ज्यादा लेते हैं। अगर मान लो, इमेजिन करो, ये ड्रोन वाली टेक्नोलॉजी आ गई तो आपसे डिलीवरी चार्जेस कम लेंगे वो लोग, सस्ते में पहुंच जाएगा और जल्दी पहुंचेगा। सबसे अच्छी बात ये है, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के। ठीक है, यस सर। कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो कुछ तो नुकसान होता ही है बेटा, कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा ही, लेकिन उसका कुछ फायदा भी होता है। ठीक है, अभी देखो, जब ई बिजनेस आई थी तो सबने बोला था ये दुकानें बंद हो जाएंगी, ट्रेडिशनल बिजनेस खत्म हो जाएगी। लेकिन आप देखो ना, आज आपके घर के आसपास कितनी सारी बिजनेस खुली हुई है, लोग सामान बेच रहे हैं ना आज की डेट में भी। तो दोनों साइड बाय साइड चलता रहेगा। ठीक है, हाँ, लोगों को फैसिलिटी ज्यादा मिल जाए, इसका ये फायदा होता है। यस सर। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, इसको रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा आपको। आपको खाली उतना ही करना है जो सिलेबस में है, नोट्स में बनाते हैं। सर बेनिफिट्स तक